हरियाणा में जो पस्त किया गया पूरे भारत द्रोही गैंग को, तो किसान, पहलवान और जवान की आड़ में जो भारत पर साजिश थी वो खत्म हो गई। लेकिन बिहार के पास इतने साल, लगभग 2005 से लेकर आज तक लगभग 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का कब्जा है, लेकिन बिहार बीमारू ही बना हुआ है। संजय झा के कंधे पर निशांत का हाथ रखना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। ये बता रहा है कि निशांत पार्टी में अब कद्दावर होते जा रहे हैं। वोट परसेंट यदि देखें तो ऐसा लगता है कि लगभग आरजेडी मतलब की अगुवाई वाली जो पार्टी है उसकी और बीजेपी अगुवाई वाली पार्टी में बहुत फर्क नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम से हताश नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम एक उल्लास में है। लगभग पूरा नैरेटिव बनाया जा चुका था हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए, और हरियाणा एक 40 छोटे से राज्य, उस राज्य में पूरी ऊर्जा लगा दी गई थी, इसलिए कि हरियाणा से ही नैरेटिव गढ़ा गया था 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या यूं कहे भारत के खिलाफ जो एक साजिश थी, उसका सेंटर हरियाणा था। किसान, पहलवान और जवान, ये तीन नैरेटिव थे लोकसभा चुनाव के, और तीनों नैरेटिव का सेंटर पॉइंट हरियाणा था। शाहीन साजिश भले ही रची गई थी दिल्ली में, शाहीन बाग में, ओखला में, कांडी केजरी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां कांडी केजरी का पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद और सरजीत इमाम मास्टरमाइंड बनकर वहां खेल कर रहा था, और जमीन दी थी अमानतुल्लाह खान ने। यह पूरी साजिश नेशनल कैपिटल में हुई, लेकिन सेंटर हरियाणा था। माना जा रहा था हरियाणा यदि जीत जाते भारत द्रोही, तो फिर भारत को नस्ते नाबूद करने में, मैं भारत इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का के बयान सामने आ रहे हैं, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, साबित कर रहा है किस तरह भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश लोकसभा चुनाव में थी। और लोकसभा चुनाव में थोड़े से पिछड़ गए। यदि 15-20 सीट कम होती नरेंद्र मोदी की, तो नो डाउट सरकार कांग्रेस पार्टी बना लेती। लेकिन हरियाणा में जो पस्त किया गया पूरे भारत द्रोही गैंग को, तो किसान, पहलवान और जवान की आड़ में जो भारत पर साजिश थी वो खत्म हो गई। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संघ बैकफुट पे आ गया। ऐसा लगा कि मोदी को कोई सजा देना चाह रहा है, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में संघ ने पूरी ऊर्जा लगा दी। महाराष्ट्र के लोकसभा विधानसभा चुनाव में तो समझिए संघ ने खुद को समर्पित कर दिया, झोंक दिया, क्योंकि संघ को समझ में आया कि 2025 में जो उसकी 100वीं वर्षगांठ हो रही है, उसमें यदि महाराष्ट्र में सत्ता नहीं रही तो उनकी तबाही तय हो जाएगी। संघ को भी समझ में आया कि नरेंद्र मोदी को सजा देना और उन्हें थोड़ा सा हिलाना उसके लिए ज्यादा भारी पड़ सकता था यदि थोड़ा सा और हिला देते तो महाराष्ट्र विजय हुई। महाराष्ट्र विजय एक नई ऊर्जा थी। लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली विजय उससे भी बड़ी जीत है, भले ही दिल्ली में मात्र 70 विधानसभा है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जो लगातार एक तरह से अब धीरे धीरे लगने लगा है कि वो भारत के खिलाफ साजिश का कैसे सेंटर पॉइंट था। केजरीवाल का पूरा खेल अब खुल करके सामने आ रहा है, और मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में केजरीवाल जिस स्तर के घृणा के पात्र हो सकते हैं, उस लेवल का आज तक कोई हुआ ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, चाहे उस मामले में 5 मामले का सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव हूं, या फिर भारत के खिलाफ विदेश में षड्यंत्र करने के आरोप झेल रहे, विदेशी नागरिक होने के आरोप झेल रहे राहुल गांधी हूं, कांडी केजरी इन सबसे ज्यादा भयावह हैं। उनका चरित्र अभी सामने आना, उनका सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन क्या 2024 चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जीत सब कुछ हो गया, या फिर उससे बड़ा महत्वपूर्ण खेल अभी बाकी है? मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि बंगाल इन सब में बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। बंगाल वैसी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है।
क्योंकि आपके सामने एक विपक्ष होना भी जरूरी है। लेकिन यदि आपने बिहार गंवा दिया तो क्या होगा? इसीलिए बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, उन सबसे महत्वपूर्ण अगला टारगेट नरेंद्र मोदी के लिए बिहार क्यों है? बिहार सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार भारत की एक ऐसी बीमारी है, बीमारी की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि सबसे पिछड़ा, और ऐसा लग रहा है कि बिहार अपने उदय की कल्पना नहीं कर रहा। लेकिन उस बिहार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 59,000 करोड़, 58,900 करोड़ की राशि आवंटित की है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो बिहार में इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 बजट में बिहार के कायाकल्प की कल्पना की है। जिस उत्तर प्रदेश को बिहार की तरह बीमारू प्रदेश माना जाता था, उस उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया, क्योंकि उसके पास योगी आदित्यनाथ है। लेकिन बिहार के पास इतने साल, लगभग 2005 से लेकर आज तक लगभग 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का कब्जा है, लेकिन बिहार बीमारू ही बना हुआ है, क्योंकि बिहार जातिवाद के कोड से उबर नहीं पा रहा। बिहार सही मायने में मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार वो खिलंदर है कि अपना पलड़ा जिधर पलट देते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है, वो जिधर बैठ जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। नीतीश कुमार की जातिगत समीकरण में मात्र 4% भूमिका है, मात्र 4% जाति ही नीतीश कुमार के वोट, बिहार के वोट बैंक हैं। जातिवादी बिहार में नीतीश कुमार फिर भी इतना प्रभावशाली क्यों है? दरअसल 2 खेमा है, आरजेडी और बीजेपी एक हो नहीं सकती, और नीतीश कुमार इसमें चेक एंड बैलेंस कर लेते हैं। नीतीश जिस लालू यादव के खिलाफ एक आंदोलन चला करके बिहार में प्रभावशाली बने, वैसे लालू को बनाने में भी नीतीश की भूमिका है। लेकिन नीतीश कुमार ने जब जंगल राज सबसे पहले पटना हाईकोर्ट के शब्द को एक राजनीतिक नैरेटिव बना दिया, उसके बाद नीतीश नायक बनकर के उभरे। नीतीश 2005 में जब विधानसभा चुनाव जीत करके बीजेपी एनडीए के साथ सरकार बनाई, उस समय नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगे। बिहार को एक नई उम्मीद दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला दिया, भ्रष्ट व्यक्तियों के घर को कब्जा करके वहां पर सरकारी दफ्तर बनाए जाने लगे बिहार के विकास के लिए। लेकिन शुरुआती कुछ सालों में जो नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का खेल खेला, वो कांडी केजरी की तरह था। उसके बाद नीतीश एकदम जातिवादी दलदल में फंस गए और फिर चेक एंड बैलेंस करने लगे। वो नीतीश कुमार जो लंबे समय तक बिहार की सियासत पर काबिज रहे, वो नीतीश कुमार बाद के दिनों में चेक एंड बैलेंस करने लगे। नीतीश जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार जब विपदा में फंसा था, बाढ़ में, तो गुजरात सरकार ने मदद का ऑफर किया। नीतीश ने इसे अहंकार का मुद्दा बना दिया और गुजरात के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे थे नीतीश कुमार, तो नरेंद्र मोदी को एक निमंत्रण देकर के कहते हैं सामने से प्लेट छीन लिया। सही मायने में कहिए तो नीतीश कुमार ने मोदी का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। तो फिर नीतीश कुमार से सबसे बदला कहते हैं लेते हैं मोदी, नीतीश से क्यों नहीं लिया? यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सत्ता पर काबिज नहीं किया सकता। नीतीश को फुसलाए बिना बिहार का डेवलपमेंट नहीं किया सकता। नीतीश कभी भी लालू खेमे में जा सकते हैं और कभी भी लालू नीतीश को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि लालू भी जानते हैं कि बिहार में नीतीश के बिना कुछ भी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए जो आरजेडी के लिए जरूरी है वो उनका कास्ट समीकरण है, और बीजेपी के लिए जो नीतीश कुमार जरूरी है वो उनकी ईमानदारी, उनका परिवारवाद के खिलाफ का चरित्र है। नीतीश कुमार के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी की है। उनकी जो सबसे बड़ी दूसरी पूंजी है वो परिवारवाद के खिलाफ है। नीतीश अब तक परिवारवाद के खिलाफ रहे, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में प्रभावशाली नहीं रहा, इनफैक्ट उनके जाति से भी। नीतीश कुमार ने लालू यादव की तरफ चारों तरफ अपनी जाति को नहीं ढका। यही नीतीश की पूंजी है जो मोदी को के नजदीक लाती है। यही नीतीश की पूंजी है जो मोदी को एक चारित्रिक नैरेटिव देता है नीतीश को अपने पास रखने का।
और यही बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ मुहिम चलाया, और ये सच है। नीतीश के पुत्र लालू के 5वीं और 9वीं फेल बेटों से कई गुना काबिल है। उन्हें अपमानित किया गया। यदि वो अयोग्य होते तो बीआईटी मिश्रा से ग्रेजुएट नहीं होते। बीआईटी मिश्रा जो आज के तारीख में झारखंड में है, रांची में जो मिश्रा है, बिहार के इंजीनियरिंग की कल्पना करने वाले छात्रों का सपना होता है। नीतीश कुमार स्वयं इंजीनियर हैं और उनके पुत्र भी बीटेक हैं। निशांत कुमार बिहार इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, लेकिन वो राजनीति में रुचि नहीं रखते रहे क्योंकि पिता नहीं चाहते थे। अब एकाएक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार पब्लिक में आने लगे हैं। निशांत कुमार की तस्वीरें साझा की जाने लगी है। निशांत कुमार अब मीडिया में बाइट भी देने लगे हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का पहली बार इस तरह से पॉलिटिकली बयान आया, लेकिन उनके बोलने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी तो है। एकाएक मीडिया ने उन्हें पटना एयरपोर्ट पर घेरा जब वो दिल्ली से लौट रहे थे। उसके बाद वो सुर्खियों में है। अब जरा निशांत के बात को आप और हम सुनते हैं कि क्या निशांत से पूछा गया और निशांत ने क्या जवाब दिया। ये बिहार में नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार। निशांत को मीडिया ने घेरा पटना एयरपोर्ट। अरे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव, हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं है। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? देखिए, आपने जब निशांत को सुना होगा तो ये लगा होगा कि देखिए ये आदमी बिहार बीटेक है, 49 ईयर शायद बताया जा रहा है इनकी उम्र है, और अब तक इन्होंने शादी नहीं की है। राहुल गांधी ने भी नहीं की है, बहुत सारे लोग ने, योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं की है। अब योगी अक्सर अखिलेश यादव का मजाक उड़ाते हैं कि अखिलेश और राहुल के बीच, मैं दोनों पप्पू और टप्पू के बीच में मैं हूं। 1 साल राहुल मुझसे बड़े हैं, पप्पू मुझसे 1 साल बड़े हैं, टप्पू जो हैं वो मुझसे 1 साल छोटे हैं। अब आधा अधूरा इंजीनियरिंग तो अखिलेश यादव भी करके आए हैं, बकौल आजम खान, अमर सिंह ऑस्ट्रेलिया में वो इंजीनियरिंग तो करने गए, लेकिन क्या करके आए ये अमर सिंह बेहतर बता रहे थे। लेकिन निशांत बीटेक हैं, बीटेक भी है बीआईटी मिश्रा से। बिहार झारखंड के बच्चों का सपना होता है बीआईटी मिश्रा में पढ़ना, और इसीलिए मुझे लगता है कि यदि बीटेक हैं तो इसका मतलब जो इन्हें बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि इनका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, ये इस लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने बड़े ही संयम से अपने बेटे को राजनीति से पूरे जीवन दूर रखा। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा चीज होता है कि उसके बाद आदमी पारिवारिक मोह में ज्यादा फंसता है। तो आजकल निशांत की तस्वीरें पब्लिकली नीतीश कुमार के साथ देखी जा रही है, और निशांत के पोस्टर जो हैं वो पूरे बिहार में जगह जगह देखे जा रहे हैं। निशांत कुमार के पोस्टर लग रहे हैं, निशांत के बारे में जेडीयू के बड़े बड़े नेता बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। अब जरा देखिए आप, तो आप देखेंगे कि निशांत कुमार की तस्वीरें जेडीयू दफ्तर के सामने लगी हुई। जनता दल यूनाइटेड का जो दफ्तर है उसमें बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बिहार जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर। अब ये बिना नीतीश कुमार की अनुमति से हुआ नहीं होगा। इतने सालों से जिस निशांत कुमार की चर्चा नहीं थी, वो निशांत कुमार एकाएक बिहार की राजनीति में बिहार पोस्टर बॉय कैसे बन गए, और वो भी जनता दल यूनाइटेड का जो पटना में हेडक्वार्टर है उसके सामने है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। अब निशांत कुमार की तस्वीरें आप देखिए, पिता के पीछे हैं संजय झा, जो सबसे प्रभावशाली हैं जेडीयू के नेता, जो अध्यक्ष हैं अब पार्टी के, वो संजय झा के कंधे पर निशांत हाथ रखे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि निशांत कुमार पावर कितना है निशांत कुमार का, और निशांत कुमार होने के अब क्या मायने रह गए हैं। निशांत ने पार्टी के नीतीश कुमार के बाद आज की तारीख में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं,
जो एनडीए और भाजपा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, जो जोड़ है, वो संजय झा के कंधे पर ऐसे हाथ रखे हुए हैं जैसे मित्रवत है। संजय झा ने कंधे पर हाथ नहीं रखा है, निशांत ने कंधे पे हाथ रखा है। तो ये बताता है कि निशांत की पार्टी में निशांत की पैठ कैसी है। ये बहुत कुछ बता रहा है। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये पोस्टर जहां तहां दिखाई दे रहे हैं जेडीयू को लेकर के। अब इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो आपको कई सारे फैक्ट जो हैं वो समझ में आएंगे कि दरअसल ये है क्या। नीतीश कुमार बिहार में के दफ्तर पर नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं, और अब धीरे धीरे ऐसे नहीं बदलाव आया है। तब आपको पीछे याद आएगा कि ललन सिंह जो नीतीश के खासम खास हैं, वो कैसे विचार बदलते रहे। उन्होंने कहा कि पहले मुसलमान वोट नहीं देते थे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट देने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम मुगालते में नहीं है। अल्पसंख्यक हमें वोट नहीं देते, तब भी नहीं देते थे, अब भी नहीं देते। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह बात कही। इससे पार्टी का नैरेटिव बदला। ये बयान भाजपा के लिए सुटेबल बयान था जो ललन सिंह दे गए। ललन सिंह जैसे ये संजय झा नहीं दे रहे हैं। संजय झा यदि ये बयान देते तो कहा जाता संजय झा तो पहले से संघी है, क्योंकि संजय झा के बारे में सब जानता है कि संजय झा दरअसल अरुण जेटली के चेले रहे हैं। अब अरुण जेटली के चेले रहे संजय झा, धीरे से वो दरअसल बिहार में एक कनेक्टिंग लिंक की तरफ जेडीयू के पास भेजा गया। बाद में उन्होंने जेडीयू से नीतीश कुमार से बेहतर रिलेशन बना लिए, और आज भी माना जाता है कि संजय झा बीजेपी के बहुत क्लोज है। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि एकाएक नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे क्यों कर रहे हैं, और नीतीश कुमार का अपने बेटे को आगे करना भाजपा के लिए सुटेबल क्यों है। दरअसल संजय झा के कंधे पर निशांत का हाथ रखना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। यह बता रहा है कि निशांत पार्टी में अब कद्दावर होते जा रहे हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं हो सकते। और नीतीश कुमार अपने किसी बड़े प्रभावशाली नेता को ये कद देंगे नहीं। तो क्या धीरे धीरे संजय झा वाली जो जिम्मेदारी है वो निशांत के पास जाएगी, और निशांत बिहार में सीधे कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका निभाएंगे, और नीतीश कुमार राजनीति से अपने आप को साइड कर लेंगे। क्योंकि 2025 के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे, इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं देती। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य लगातार जिस तरह से गिरता जा रहा है, उसमें कई चीजें साफ हो रही है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गिर रहा है, और ये बात लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इसी बात का जवाब दे रहे थे संजय झा, निशांत कुमार। निशांत कह रहे थे कि उनके पिता को किसी ढंग की कोई परेशानी नहीं है और वो स्वस्थ हैं। उन्होंने बड़े संयम से तेजस्वी की तरह उदंडता में, उजटता में जवाब नहीं दिया। जिस तरह से उजटता में तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बीमार हैं, वो तो पता नहीं कितना दिन रहेंगे, क्या क्या पता नहीं उल जुलूल बातें करते हैं। जबकि दुनिया देख रही है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य गिर रहा है, उम्र दोनों की बढ़ रही है, स्वास्थ्य गिर रहा है। अभी ईश्वर के ऊपर है कि दीर्घायु भगवान करें दोनों को। लेकिन जिस तरह से उजटता से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं, निशांत ने वो संयम रखा। ये दिखता है निशांत और तेजस्वी में फर्क को। लेकिन निशांत को के लिए नीतीश कुमार सीधे सीएम पद मांग लेंगे, ये मतलब स्वीकार योग्य नहीं है। जैसे बड़ी इच्छा शिवसेना को तो थी कि आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाए, उद्धव ठाकरे ना बने, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अभी बहुत बच्चे थे, राजनीतिक कोरा कागज थे, आदित्य ठाकरे बचकाना था। इसलिए निशांत सीधे सीएम पद बन जाएंगे, इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। नीतीश को इग्नोर कर देंगे यदि, तो पलक पावरे बैठाए आरजेडी खड़ी है। और उसकी वजह यह है कि बिहार विधानसभा के सीटों के आंकड़ों को यदि देखेंगे तो समझ में आएगा कि नीतीश दोनों के लिए मजबूरी क्यों है। अब देखिए 2025 का विधानसभा है, उसमें आरजेडी को 74 सीट मिले थे और बीजेपी को, आरजेडी को 75, बीजेपी को 74। लेकिन ओवैसी गैंग से 5 में से 4 एमएलए सीधे आरजेडी में आ गए और आरजेडी 79 तक पहुंच गई। लेकिन बाद के दिनों में उपचुनाव में आरजेडी की सीटें कम हुई, कांग्रेस की भी सीटें
और अब आज की तारीख में बीजेपी 80 पर पहुंच गई है और जेडीयू 45 पर, 43 से 45 पर। मतलब उपचुनावों में धीरे धीरे जो लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें सीटें बीजेपी और आरजेडी की बढ़ी, बीजेपी और जेडीयू दोनों की बढ़ गई। वैसे 5-4 सीट जो हैं मजलिस के आए, लेकिन उपचुनाव में सीटें घट गई। अब महत्वपूर्ण यह है कि 243 विधानसभा के सीट में वोट परसेंट यदि देखें तो ऐसा लगता है कि लगभग आरजेडी मतलब की अगुवाई वाली जो पार्टी है उसकी और बीजेपी अगुवाई वाली पार्टी में बहुत फर्क नहीं है। आरजेडी और बीजेपी सीटों में भी लगभग बराबर पर जीत कर आई थी, 74-75। मतलब इनफैक्ट आरजेडी ही ज्यादा जीत करके आई। लेकिन बाद के दिनों में आरजेडी ने और अपनी सीटों का इजाफा किया, 4 सीट तो 79 पर पहुंच गई। लेकिन फिर उसके 2 विधायक जो चुनाव हारे तो 77 पर पहुंच गए और बीजेपी इस तरह से धीरे धीरे 80 पर पहुंच गई बीजेपी। अब ये चीजें बता रही है कि आरजेडी का जातिगत समीकरण के आधार पे वोट बैंक जो तुष्टीकरण का वोट है वो लगभग 100% कांग्रेस और आरजेडी को मिलता है। और आरजेडी कहती है कि कांग्रेस उसके पांव की जंजीर है। 70 विधानसभा सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, मात्र 17 पर जीत पाई। तो शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के पांव की जंजीर है। अब जिस तरह से कांग्रेस को अखिलेश यादव ने साइड किया है अभी हाल के दिनों में, कांडी केजरी ने एकदम से अलग कर दिया, इन सबको लगता है कि कांग्रेस उनके लिए तबाही लाएगी। कुछ लोग बिहार विधानसभा के सीट, दिल्ली विधानसभा को लेकर कह रहे हैं कि 2% का ही तो अंतर था आम आदमी पार्टी और भाजपा में। यदि 6% वोट जो कांग्रेस वाला है वो यदि बीजेपी यदि आम आदमी पार्टी को मिल जाता तो जीत जाती। मतलब दोनों यदि साथ लड़ते तो, ऐसा होता नहीं है। दोनों साथ तो लोकसभा चुनाव में लड़े थे, सातों के सातों लोकसभा हार गए। तो ये अंक गणित ऐसा विधान चुनावों में नहीं होता कि 6% जो कांग्रेस का वोट है वो 100% इसी को मिलता। दरअसल तुष्टीकरण का तो लगभग 100% वोट आम आदमी पार्टी को गया। तुष्टीकरण का वोट तो कांग्रेस को मिला ही नहीं, जो कांग्रेस का मूल वोट है। दरअसल तुष्टीकरण का वोट तो आम आदमी पार्टी का है ही नहीं। तुष्टीकरण का वोट आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस निढाल है। दिल्ली बेहतरीन उदाहरण है तुष्टीकरण के वोट के मिजाज को जानने के लिए। आरजेडी को तो बिहार में पसंद करते हैं लोग, कांग्रेस को भी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का वोट का प्रायोरिटी अखिलेश यादव है। कांग्रेस यदि नहीं भी रहेगी तब भी वो अखिलेश यादव को वोट देंगे। कहां जहां पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत रहेगी वहां दे देंगे कांग्रेस को। लेकिन दिल्ली एक बेहतरीन उदाहरण है जहां पर तुष्टीकरण का वोट आम आदमी पार्टी को रत्ती भर पसंद नहीं करता, लेकिन वो वोट आम आदमी पार्टी को ही देता है। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस यहां कमजोर है और कांग्रेस जितना कमजोर रहेगी क्षेत्रीय छत्रपों को उतना फायदा होगा। ये बात अखिलेश यादव को समझ में आ गया, ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया, यही बात तेजस्वी को समझ में आ रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने दबाव डाला था कि दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ समर्पण कर देना चाहिए। तो यदि बिहार विधानसभा में कांग्रेस को धक्का मारकर, लात मारकर के भी आरजेडी निकाल देती है तो आरजेडी के वोट में 1% भी कमी नहीं आएगा। मैं इस पूरी आरजेडी के वोट में 1% भी कमी नहीं आएगी यदि तुष्टीकरण का, यदि कांग्रेस पार्टी उससे बाहर हो जाएगी, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट 100% आम आदमी तेजस्वी यादव की पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस का जो मूल वोटर है वो आरजेडी को वोट नहीं करता। जो पारंपरिक वोटर है कांग्रेस का, जातिगत आधार पे कुछ ब्राह्मणों का वोट, भूमियारों का वोट, जिनके जो पारिवारिक रूप से थोड़ा सा संपन्न रहे हैं वो आज भी कांग्रेस को वोट करते हैं। बिहार में भूमियार और ब्राह्मण या फिर इनफैक्ट राजपूत भी कह लीजिए, आज भी वो कांग्रेस को वोट करते हैं। गठबंधन यदि आरजेडी के साथ होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर है वो आरजेडी को वोट करे। लेकिन आरजेडी का जो पारंपरिक वोटर है वो उस जगह पे कांग्रेस को वोट करता ही करता है जहां आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तो मतलब साफ है कि आरजेडी से बिहार में कांग्रेस को फायदा तो है, कांग्रेस से बिहार में आरजेडी को कोई फायदा नहीं है, बहुत लेस मात्र। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव का अपना एक थोक वोट बैंक है और लालू ये बेहतर जानते हैं। इसीलिए बिहार में लाचारी कांग्रेस की होगी। अब की बार 70 सीट भी आरजेडी दे दे इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सपनों का। दरअसल मोदी ने बिहार के लिए
पूरी तरह से अपने आप को बिछा दिया है। 59,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को है, बिहार को नए सपने देने का। और फिर अब मूल में आ रहा हूं आखिर में, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, अगले सीएम नीतीश कुमार कतई नहीं बनेंगे, साफ है। और इसके लिए वो अपने बेटे को आगे करेंगे। आरजेडी अब उनके पुत्र के विरासत हो जाएगी, सॉरी, जेडीयू अब उनके पुत्र की विरासत हो जाएगी। जेडीयू नीतीश कुमार अपने बेटे को सौंपेंगे, लेकिन अपने बेटे, उनके बेटे में भी राजनीतिक मैच्योरिटी इतनी नहीं है, वो सीधे सीएम वो बना दें और उसको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। यदि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं, नौवीं फेल, तो ये भी बन सकते हैं। लेकिन सीएम बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीएम बनते ही वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। नीतीश कुमार की जिंदगी में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए नीतीश खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटे को सीएम बनाया जाए और इस पे समझौता हो। बीजेपी इस पे समझौता करेगी भी नहीं, लेकिन बहुत आसानी से इस पर बीजेपी समझौता कर लेगी कि निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जाए, पार्टी में उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, और इस तरह से बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या बीजेपी हल कर लेगी। सोचिए, 80 सीट होने के बाद भी बीजेपी बैकफुट पे है बिहार में, और 45 विधायक होने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी तरफ भी लगभग 77-78 विधायक होने पर भी आरजेडी डिप्टी सीएम बना रही थी और नीतीश सीएम थे। ये बिहार में नीतीश होना है, और ये ताकत नीतीश ने अपनी ईमानदारी से हासिल किया, और एक उनका अपना एक भाग्य जो वो दोनों तरफ सेट हो सकते। अब यदि सोचिए, यदि बड़ी आसानी से भाजपा और आरजेडी सरकार बना ली तो नीतीश की कोई भूमिका रह जाएगी क्या? लेकिन भाजपा और आरजेडी एक साथ सरकार नहीं बना सकती। नीतीश कुमार दोनों के साथ बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने खुद को इस रूप में ढाला है। और कई लोग कहेंगे यही काम नीतीश कुमार पहले कर लिए होते, निशांत को राजनीति में पहले ले आए होते, तो फिर वो नीतीश कुमार नहीं बन पाते। नीतीश कुमार इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है बिहार के दूसरे नेताओं की तरह। नीतीश कुमार इसलिए हैं क्योंकि अपने परिवार के किसी को भी उन्होंने राजनीति में आगे नहीं किया। चाहते तो बहुत आसानी से कर सकते थे। नीतीश कुमार इसलिए हैं कि अपने अलावा उन्होंने जातिगत आधार पे अपनी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव की तरह लोगों को नहीं दिया। नीतीश कुमार इसलिए हैं क्योंकि अपने जाति के लोगों को लालू की तरह गुंडागर्दी करने की पूरी आजादी नहीं दी, अपहरण उद्योग नहीं चलाया। नीतीश कुमार इसीलिए नीतीश कुमार है। कोई भी व्यक्ति यूं ही ताकतवर नहीं होता, लेकिन अब नीतीश कुमार उम्र के उस ढलान पर हैं कि अब बहुत दिनों तक ये नहीं चल सकता। इसीलिए अब पुत्र मोह में नीतीश कुमार कुछ समझौते करेंगे, और ये समझौता नरेंद्र मोदी के हित में होगा। फिर मोदी बिहार में अपने मुताबिक सरकार चला तय कर पाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि फिर भाजपा के पास कहां से आएगा, नेता कौन होगा, उसे दिल्ली में रेखा को देखना चाहिए। जिसने रेखा को देखा है वो समझ सकता है कि नेता कैसे पैदा किए जाते हैं। जिसने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देखा है वो समझ सकता है नेता कैसे पैदा किए जा सकते हैं। जो मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव कर रहे हैं उससे समझ में आएगा नेता कैसे पैदा किया जाता है। तो बिहार में जब नीतीश कुमार बैकफुट पे होंगे, जब स्वीकार कर लेंगे कि हाँ मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य होना चाहिए, एक बेहतरीन समझौता होगा और ये बिहार के हित में होगा। ये नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं उस हित में होगा। ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए जाएगा। 3 एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट है बिहार के पास। बिहार के को एक औद्योगिक नगरी बनाने का प्लान है। और बिहार के पास जो सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार के पास वो चीजें हैं, बोध गया है, बिहार के पास नालंदा है, बिहार के पास सीतामढ़ी है, बिहार के पास कई ऐसी चीजें हैं जिससे समझा जा सकता है कि बिहार को नई ऊंचाई कहां दी जा सकती है। तब आप समझेंगे कि बिहार में माहौल कैसे तैयार हो रहा है। आरजेडी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में अब निशांत युग आ रहा है। ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खरीद की है, और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी।
उन्हीं के इसमें मत। बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा न दिमाग लगाने की जरूरत है न सलाह देने की जरूरत है। माननीय निशांत जी एक समझदार व्यक्तित्व के रूप में हैं और भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को राजनीति में आने का, राजनीति करने का अवसर देता है। तो यह फैसला माननीय निशांत जी को करना है कि मुझे समाज और देश और राज्य के लिए सेवा करना है। यह सवाल का बेहतर उत्तर माननीय निशांत जी दे सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे आप पूछिएगा तो हर युवा को राजनीति में आना चाहिए और देश समाज के लिए कुछ करने की अब देखिए, ये बिहार के जेडीयू के दो कद्दावर नेता, एक मुख्य प्रवक्ता हैं, एक बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब दोनों पावरफुल व्यक्ति कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये पलक पावरे बिछाया गया है निशांत के लिए। इसका मतलब है कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है। निशांत की राजनीति में एंट्री बिहार के लिए और भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, हर किसी के लिए बेहतर है, नीतीश कुमार के लिए भी। नीतीश छिटकेंगे नहीं और नीतीश जिधर रहेंगे तो बहुत आसान होगा बिहार को पटरी पर रखना। तो अपने पुत्र मोह में ही सही, यदि नीतीश कुमार बेटे को आगे नहीं करते तो राजनीति में उनका इंटरेस्ट कम होने लगता धीरे धीरे। तो नीतीश कुमार जब तक जीवंत रहेंगे तब तक बिहार की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। लेकिन निशांत का राजनीति में एंट्री मायने रखता है। इसकी संभावना है कि नीतीश को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, किसी राज्य के राज्यपाल वो हों या फिर पार्टी में ही, अपनी सरकार में ही कोई बड़ी भूमिका निभाएं, केंद्र सरकार में हो सकता निभाएं। लेकिन इसकी संभावना 25 में एकदम नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि मेरा आखिरी चुनाव है। इसीलिए निशांत का राजनीति में एंट्री कई मायने में ऐसा लग रहा है कि वो बिहार के हित में है। निशांत को जितना हम समझ पाए, कहते हैं मुंह खोलते पता चल जाता है, कम से कम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से तो ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई ही देती है। उनके सवाल, उन्होंने उजटता नहीं दिखाई है तेजस्वी की तरह। तेजस्वी के जिस तरह निशांत नीतीश कुमार का अपमान करते हैं, उस तरह से निशांत ने तेजस्वी के पिता का अपमान नहीं किया। ये मैच्योरिटी दिखाता है और मुझे लगता है यही एक उम्मीद बिहार के लिए है। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।